हे गाइस, दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन शुरू करेंगे। और एक बात, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का जो एक पार्ट है जिसमें साउथ अफ्रीका के बारे में दिया है, जो आज हम पढ़ेंगे, ये क्लास 9 के सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो हमें पूरा पढ़ना है। तुम्हारी मर्जी हो पढ़ना, ना मर्जी हो मत पढ़ना। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आएंगे वो तो पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। As we see in the first chapter, what is democracy? Where rulers are not free to do what they like. Means rulers अपने मन से रूल नहीं कर सकते थे। कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको सिटीजन एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों को ही फॉलो करना पड़ता है। जब सारे रूल्स को एक साथ प्रेजेंट करते हैं, एक जगह लिखते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन के राइट्स, गवर्नमेंट की पावर एंड गवर्नमेंट को फंक्शन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं वो उनको आर्टिकल्स एंड शेड्यूल के फॉर्म में लिखा गया है। टोटल 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। कहाँ? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको 25 अलग अलग पार्ट्स में लिखा गया है। जब आगे चल के हायर स्टैंडर्ड में पहुंचोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल क्लास 9th में तुमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलो अच्छा एक बेसिक से एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ध्यान से सुनना, ठीक है। लाइक इन योर फैमिली, यू योर फादर, योर मदर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स। इससे ज़्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, घर में जितने भी लोग हैं, इवन यू ऑल्सो, सुबह से लेकर शाम तक इसका क्या काम है सब करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होंगे तुम्हारे घर में, लाइक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, नॉट क्वारलिंग विद योर सिबलिंग, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ऐसा तुमको सिखाया जाता है। वो बात एक अलग की है कि तुम ना जाओ, मत मानो। ठीक है। और क्या बोला जाता है? डोंट गो आउटसाइड एट लेट नाइट, कोई शैतानी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, जब तुम बात नहीं मानते हो तो क्या होता है? बोलो, डांट पड़ती है। कौन डांटता है? आइदर योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, जो घर का हेड होता है वो तुम्हें डांटता है। ठीक है। तुम्हारी सज़ा क्या होती है? ये भी तुम्हारी गलती पे डिपेंड करती है। जैसे छोटी शैतानी की है तो डांट पड़ती है, बड़ा पाप किया है तो मार पड़ती है ना। अब तो तुम ही जानो तुम किस तरह की शैतानी करते हो। अगर पेरेंट्स गलती करते हैं तो उन्हें कौन डांटता है, कौन सजा देता है? अगर घर में उनसे कोई बड़ा है या फिर कोई हेड है, ठीक है, जिसके पास राइट हो, जिसके पास पावर हो डांटने की, वो डांटता है। ठीक है। सिर्फ घर की बात कर रहे हैं, घर के बाहर अगर शैतानी करते हैं तो फिर मतलब गलती करते हैं तो लॉ है उनको पनिश करने के लिए। ठीक। चौथा पॉइंट है, घर में रहने वाले मेंबर्स के पास कितनी पावर है ये भी डिसाइड है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कितनी पावर है, क्या पावर है तुम्हारे पास, घर में क्या करते हो? तुम बस कुछ नहीं करते हो, बस तुम्हारे जो सिबलिंग्स होंगे, अगर मतलब जो तुमसे छोटे होंगे, उन पे हुक्म चला पाते होगे, बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो इसी तरह से ये 4 पॉइंट्स मैंने तुमको बताए हैं। अब इसको कंपेयर करो। कंट्री एज अ फैमिली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड फैमिली मेम्बर्स एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। समझ आ रहा है? जैसे तुम्हें अपने घर में इज्जत से रहने के लिए घर की तौर तरीके, नियमों को मानना पड़ता है, ठीक उसी तरह से एक देश के नागरिक को पीसफुली सरवाइव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में कोई एक घर का हेड होता है, उसी तरह कंट्री का भी हेड होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री का हेड प्रेसिडेंट हो, कहीं कहीं पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट है। ठीक है, जिस तरह तुम्हारे घर में किसकी क्या अधिकार है, किसके पास कितनी पावर है, ये तय होता है, उसी तरह देश के नागरिक, नेताओं यानी पॉलिटिकल लीडर्स के पास क्या पावर है, क्या राइट्स हैं, इन सब को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली आर्टिकल्स के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और चेक करना कभी आर्टिकल्स, आज तुम चेक करना आर्टिकल 52, थोड़ा सा समझ में भी आएगा और थोड़ा सा तुम सोच पाओगे कि हाँ, इस तरह से आर्टिकल्स के फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, और समझ में आया तो मुझे बताना कमेंट करके। नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था साउथ अफ्रीका में, कैसे किया था, क्यों ये इतने फेमस थे, है ना। दीज आर द फ्यू लाइन्स सेड बाय नेल्सन मंडेला। सी,
I have fought against white domination and I have fought against black domination. He said that they fought against white domination and black domination. White domination का मतलब क्या होता है? White का मतलब यहाँ पे गोरे लोगों से कंपेयर किया गया, मतलब गोरे लोगों की बात हो रही है. डोमिनेशन का मतलब होता है मोर पावरफुल, जो खुद को सुपीरियर समझते हैं, पावरफुल समझते हैं. ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट के बीच में वहाँ पे डिफरेंसेस चल रहे थे. ठीक है, कैसे डिफरेंसेस ये हमें आगे चल के पता चलेंगे. अभी देखो इन्होंने और क्या कहा. आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी. इन्होंने कहा कि मैंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्री सोसाइटी का सपना देखा है इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी. हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक, इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव. उन्होंने कहा कि ये एक आइडियल है जिसके लिए मैं जीने और हासिल करने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे हासिल करने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा. तो ये कुछ लाइन्स थी जो इन्होंने बोली थी. कब बोली थी? साउथ अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने से पहले. ठीक है, जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उसको ख़त्म करने से पहले. सोच रहे होगे कि ऐसा क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में जो ये मरने के लिए तैयार हो गए थे. तो जो वाइट माइनॉरिटी रूल मैंने तुम्हें बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में, जिम्बाब्वे का जब एग्जाम्पल दिया था, मतलब जिसमें जो वाइट माइनॉरिटी रूल के क्या होता था, वहाँ पे जो ब्लैक्स थे, मतलब जो साउथ अफ्रीकन्स थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे. ठीक है, इन विच full political rights are held only by whites and are denied to black Africans. इसमें white के पास सारे political rights होते हैं और blacks के पास कोई right नहीं होते हैं. तो white minority rule जिम्बाब्वे में था जहाँ पे blacks को voting rights नहीं थे. साउथ अफ्रीका में दूसरा सिस्टम था, इससे थोड़ा सिमिलर था, अपार्थाइड सिस्टम. ये क्या होता है? अपार्थाइड सिस्टम वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका का ऐसा सिस्टम था जिसमें भेदभाव किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, कास्ट. काले और गोरे लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे. इन्हीं डिफरेंसेस को नेल्सन मंडेला ख़त्म करना चाहते थे, विरोध करते थे, जिसके लिए इन्हें साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, वाइट्स की जो गवर्नमेंट थी, वो इन्हें ट्रेटर कहती थी, देशद्रोही कहती थी. और तो और मंडेला और इनके 7 अदर लीडर को सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी. कब? 1964 में. क्योंकि ये क्या करते थे, ये अपार्थाइड जो रिजीम था, वहाँ का जो सिस्टम था, उसको अपोज करते थे. तो वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा भैया तुम मेरे खिलाफ बोलोगे, मेरे अगेंस्ट बोलोगे, रुको हम तुमको एक ड्रेडेड प्रिजन में भेजते हैं. रॉबिन आइलैंड की, वहाँ पे एक रॉबिन आइलैंड था जहाँ पे जेल थी बहुत ही खतरनाक टाइप्स, तो इनको वहाँ पे भेज दिया गया. तो भाई अब ये तो जेल चले गए. अब हम ये देखते हैं शांति से कि 1950 से अभी तक, यानी 1964 या फिर इनके वापस आने तक क्या क्या हुआ, किस तरह के डिफरेंसेस चल रहे थे वाइट एंड ब्लैक्स के बीच में. ठीक, तो द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. मतलब साउथ अफ्रीका में 3 कलर के लोग थे, एक वाइट, एक ब्लैक्स और एक कलर्ड. कलर्ड कौन थे? जो इंडियंस जो वहाँ पे आए थे एज अ वर्कर, काम करने आए थे. ठीक है, तो ब्लैक और कलर्ड ये अलग, और वाइट्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे. वहाँ पे 3/4 पॉपुलेशन किसकी थी? ब्लैक्स की थी. ठीक है, जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग थे, वहीं के लोग थे. 3/4 मतलब टोटल 4 है, तो जो 3 हिस्सा है वो साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स का है, जो बचा हुआ एक पार्ट है वो कलर्ड का है. ठीक, तो इस तरह से कलर्ड या फिर हम कह सकते हैं वाइट्स, इन दोनों का. तो जो वाइट रूलर थे वो नॉन वाइट्स को ट्रीट करते थे एज अ इन्फीरियर. इन्फीरियर का मतलब उनको नीचा दिखाते थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे. ठीक है, इवन दे डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे. किनको नहीं थे? नॉन वाइट्स, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैक्स. अपार्थाइड सिस्टम इतना ऑप्रेसिव था ब्लैक्स के लिए कि इनको वाइट के एरियाज जो थे उसमें काम करने नहीं दिया जाता था. अगर वहाँ काम करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी. और ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, थिएटर्स, इवन बीचेस, swimming pools and public toilets were all separate for the whites and black.
मतलब ये सब चीज़ें इनकी सेपरेट थी कि तुम अलग अलग जाओ भैया, एक साथ नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, सेपरेट करना। ठीक है, तो ये सिस्टम था वहाँ का भैया। देख रहे हो सिस्टम कितना खतरनाक था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, जहाँ वाइट्स पूजा करते थे, ये सब कुछ वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया जाता था। ये सब कुछ 1950 से चलता आ रहा था। ब्लैक्स इस सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, स्ट्राइक करते थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ब्लैक्स को सपोर्ट किया, उनके लिए स्ट्रगल किया, इनके राइट्स के लिए। कुछ वाइट्स भी थे जो इन्वॉल्व थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब सारे वाइट्स तो बुरे नहीं थे ना, कुछ तो अच्छे थे, तो जो अच्छे थे वो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड का मतलब ब्लेम कर रही थी किसको, अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। जो वहाँ का अपार्थाइड सिस्टम था उसको ब्लेम कर रही थी, बोल रही थी ये एक अन्याय है, भेदभाव है। ठीक है, जो वहाँ के नेटिव्स हैं उनके लिए। लेकिन वाइट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट लगी हुई थी किसमें, टॉर्चर करने में, किलिंग्स में। इन्होंने वहाँ के हज़ारों ब्लैक्स एंड कलर को मार दिया था। इतने रिवॉल्यूशन हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। तो अब इतना तो आइडिया हो ही गया है कि जब लोगों का आउटबर्स्ट होता है अन्याय के खिलाफ तो चेंज ज़रूर आता है। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे लीडर को तुमने जेल भेजा, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो वही हुआ, जब अपार्थाइड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बढ़ता गया तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ा। जब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू किया। वाइट्स ने सोचा अब ये नहीं मानेंगे, अब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। देन द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज़। क्या किया इन्होंने, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, मतलब जो इनके भेदभाव वाले नियम कानून थे उनको ख़त्म किया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। जो मीडिया पे रेस्ट्रिक्शंस थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो ख़त्म किए। ठीक है, नाउ आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मंडेला जेल से बाहर आए 1992 में। देन फाइनली at midnight of 26th of April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. दुनिया की एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में। अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनने लगी अब साउथ अफ्रीका में, जिसके बाद मंडेला न्यू साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। इन सब के बाद जो एक बहुत अच्छा काम किया मंडेला ने, जिसकी वजह से शायद साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हमें पढ़ना पड़ा आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। वो क्या था कि जो ब्लैक्स थे, ब्लैक्स को वाइट्स की एट्रोसिटीज़ का मतलब जो अत्याचार वाइट्स ने ब्लैक्स पे किए थे उसको फॉरगिव करने को बोला, माफ़ करने को बोला। उन्होंने कहा लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस का मतलब जातिवाद, मेन एंड वुमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा कि अगर आज हम पार में हैं, हमारी जीत हुई है, अगर हम वाइट्स पे अत्याचार करेंगे जैसे उन्होंने हम पर किए तो फिर कल को जब वाइट्स पार में आएंगे तो फिर वो हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा और हम कभी भी एक फ्री सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें वाइट्स को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, साउथ अफ्रीका में जो पार्टी अत्याचार, ब्रूटल किलिंग्स के ज़रिए रूल कर रही थी वो, और दूसरी जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अब वो दोनों एक साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रहे थे, विच इज़ अ बिग डील फॉर देम। आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution in the world has ever had. फाइनेस्ट का मतलब बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार किया 2 साल की डिबेट और डिस्कशन के बाद, जिसके कुछ खास पॉइंट्स बताते हैं हम तुमको। क्या हैं, सुनो ध्यान से। पहली बात है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन को एक्सटेंसिव राइट दिए गए, जैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब एक साथ मिलकर ढूंढेंगे, किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, किसी को भी एज अ डेमन ट्रीट नहीं किया जाएगा। डेमन्स का मतलब ऐसा राक्षसों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। समझ गए, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी दुनिया के डेमोक्रेट्स इंस्पायर्ड थे, यहाँ की इंडियन लीडर्स भी, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स भी। अभी तक पूरी दुनिया जिसको अनडेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देख रही थी, तो वो अब एक न्यू मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में साउथ अफ्रीका को
देख रही है, ठीक है। कैसे ये चेंजेस आए, कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू गुड नेशन। लास्ट में मंडेला ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ लाइंस बोली, देखो वो क्या लाइंस थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। इन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बताता है। ऑन द वन हैंड इट इज अ सोलेमन पैक्ट इन विच वी, सोलेमन पैक्ट का मतलब होता है सीरियस ट्रीटी, ठीक है। एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर, साउथ अफ्रीकन्स ने एक दूसरे से डिक्लेयर किया दैट वी शैल नेवर परमिट अ रेपिटेशन ऑफ अ रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रेप्रेसिव पास्ट, कि अब हम जो कुछ भी हुआ उसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। जो ये जातिवाद था, जो ब्रूटल किलिंग्स थी, उसको रिपीट नहीं करेंगे। बट इट इज मोर दैन दैट, ये इससे भी ज्यादा था। It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. A country which in the fullest sense belongs to all of us, black, white, women and men. तो ये थी साउथ अफ्रीका की कहानी 1950 से लेकर 1994 तक की। कैसे वहाँ का जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो नेल्सन मंडेला ने ख़त्म किया, और जेल से वापस आने के बाद वहाँ पर एक नई सोसाइटी बनाई, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया, नया संविधान लागू किया, है ना। तो ये सारे डेवलपमेंट जिन्होंने किए, जिसके लिए वो आज भी बहुत फेमस है। इवन नेशनल मंडेला डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई में, ठीक है। एग्जैक्टली तो कंफर्म नहीं है, शायद 18 जुलाई है, कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि मतलब क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। टिल देन गुड बाय।